हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 17 यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की। जी हाँ, तो हम बात करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले डीएलएड की परीक्षा में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। और वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं सभी विषय को तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के सभी इकाइयों के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे जहां से आप बहुत आसानी से फ्री में पढ़ाई कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला, पर्यावरण वह ब्रह्म शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण की यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये दी है जेएस रॉस ने। किसने दी है? जेएस रॉस। दूसरा, पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद पर विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ईवी वेस्ले का। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण का ज्ञान, दोनों। जी हाँ, दोनों उद्देश्य। तो हम सही लिखेंगे अ व ब दोनों। बात करें वहीं दूसरा, यहाँ आगे बढ़िए एमसीक्यूज की। तो भाई, शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण प्रविधियां, पाठ्यक्रम, तीनों। तो उपयुक्त होगा उपयुक्त सभी। सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला, परिचर्चा एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया है जेम्स एस ली का। जी हाँ, जेम्स एस ली का कथन है, जेम्स एम ली का। अगला, पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा स्वान ने दी है। अगला, ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अगला देखिए, प्रकृति का अनुसरण करो, यह किसने कहा था? प्रकृति का अनुसरण करो, यह कहा था रूसो ने। अगला, पर्यावरण शिक्षा के इस पक्ष में उन उद्देश्यों को रखा गया जो बौद्धिक कौशल तथा क्षमताओं के ज्ञानात्मक विकास की पहचान के लिए आवश्यक होता है। यह कहा गया भाई, यह किसने कहा है? तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के लिए कहा गया है। किसके पक्ष परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? ज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के पक्ष में कहा गया है। अगला, पर्यावरण खेल से बालक रहता है। कैसा रहता है भाई? स्वस्थ रहता है, निष्क्रिय रहता है, कैसा रहता है? सक्रिय रहता है, गतिशील, उदास तो बिल्कुल नहीं रहेगा, निष्क्रिय भी नहीं रहेगा, खेल खेलेगा तो, है ना। सक्रिय और गतिशील दो में से एक कोई होगा, तो इसमें सही है सक्रिय रहेगा। कैसा रहेगा? सक्रिय। बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो देखिए यहां पर रिक्त स्थानों की बात करते हैं। पहला, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है भाई हमारे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस, जिनका नाम है फिटिंग। जी हाँ, आप क्या बोलेंगे? हाँ, फिटिंग कहेंगे उन्हें। फिटिंग ने दी है। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा, वातावरण उन सभी बाहरी दशा और प्रभाव का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये परिभाषा दी है हर्ष कोविट्स ने। जी हाँ, किसने? हर्ष कोविट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ हर्ष कोविट्स, याद रखिएगा हर्ष कोविट्स, इन्होंने ये परिभाषा दी है, हर्ष कोविट्स ने। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। कौन सी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ? पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है ना। पर्यावरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप पर्यावरण शिक्षा लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर्यावरण। अगर आपको नहीं ठीक से दिखाई दे रहा तो आप सुन भी सकते हैं। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा से ही किसकी जागृति होती है? प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। स्वचेतना, जी हाँ, स्वयं की चेतना। अगला, अच्छा पर्यावरण कैसा जीवन देता है? अच्छा पर्यावरण जो है वह हमें एक अच्छा जीवन देता है। अच्छा पर्यावरण अच्छा जीवन देता है, ध्यान रखेंगे। अगला, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ किससे है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती। निकटवर्ती हमारे आस पास, उसे ही निकटवर्ती कहते हैं। ठीक है, निकटवर्ती। अगला देखिए, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम है वुडवर्थ। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस है। वुडवर्थ के बारे में आप पहले भी सुने होंगे आपने, वुडवर्थ। ठीक, बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला यहाँ पर देखिए भाई, 8वां देखिए यहाँ पर, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है? पर्यावरण शिक्षा का जो प्रमुख आधार है वह स्वस्थ जीवन है। जी हाँ, स्वस्थ जीवन। अगला,
परिस्थिति तत्वों के प्राय कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। अगला, पर्यावरण अध्ययन लोगों को तथा उनकी एवं बातों को परस्पर क्रिया से संबंधित है। यहाँ पर 2 आएंगे, कौन से? एक आएगा सामाजिक और दूसरा भौतिक। जी हाँ, क्या आएंगे यहाँ पर? सामाजिक और भौतिक। 2 उत्तर यहाँ पर हमारे हैं, दोनों उत्तर हमें लिखने हैं, सामाजिक और भौतिक। ये 2 तरह के उत्तर यहाँ पर आएंगे, सामाजिक और भौतिक। अब बढ़ते हैं सीधा एक वाक्यों की तरफ, यहाँ पर देख लीजिए, वो भी लिखे हुए बहुत आसानी से। चलिए, पहला, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से। सृष्टि संबंधित तत्वों को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे। अगला, पर्यावरण में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया गया? पर्यावरण में भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अगला देखिए, पर्यावरण ने प्रमुख घटक बतलाए, भूमि के प्रमुख घटक बतलाए। वातावरण की एक विशेषता बतलाइए, जलवायु तथा जैविक प्राणी रहते हैं यहाँ पर। पर्यावरण पर किसका अधिकार है? पर्यावरण पर भाई सब परिवर्तित होते रहता है, पर्यावरण पर सबका अधिकार है। किसका अधिकार है पर्यावरण पर? भाई सभी लोगों का अधिकार है, समस्त जीवों का अधिकार है, ध्यान रखेंगे। अगला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो भाई वो पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति जो है बहुत नैसर्गिक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए 8वां, भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? प्रदूषित जल से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनमें है भाई पीलिया। कौन सा भाई? पीलिया प्रमुख रोग है। अगला, एनसीएफ का पूरा नाम लिखिए। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये एनसीएफ का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। तो अगली इकाई की हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की सीधा सीधा बात करेंगे। तो अगली इकाई के वस्तुनिष्ठ में सबसे पहला कि विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रायोगिक प्रदर्शन। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? प्रायोगिक प्रदर्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आ जाते हैं दूसरों पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला अर्थात दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाले गुण कौन से हैं? भाई सुस्पष्टता, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आता है। अगला, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि है भाई समस्या निवारण विधि। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है भाई अन्वेषण विधि। कौन सी विधि? अन्वेषण विधि। अगला देखिए, पर्यावरण का प्रकार क्या है? पर्यावरण का प्रकार जो है वो क्या है? पर्यावरण का प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों यानी उपयुक्त सभी। अगला, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? भाई पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान तथा समझ होना, जागरूकता या सिर्फ कौशल, ये तीनों तो यानी कि उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य उपयुक्त सभी। अगला देखिए आप, मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक क्यों है? मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक इसलिए है क्योंकि पर्यावरण की संरक्षण यानी बचाना है, वैज्ञानिकों का विकास करना है और सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तरों का उपयुक्त सभी, ये सारे काम हमें करने हैं। अगला देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र क्या है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा का जो क्षेत्र है वो जंतुओं का वर्गीकरण है, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना। अगला देखिए, रीति रिवाज तथा परंपराएं किस विज्ञान, रीति रिवाज तथा परंपराएं किस विज्ञान के पर्यावरण शिक्षा अध्ययन का क्षेत्र हैं? तो भाई ये रीति रिवाज जो है ये समाजशास्त्र का, सामाजिक का क्षेत्र है। अगला, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में अधिगम का स्थान निर्धारण क्या है? इसका स्थान निर्धारण जो है वह खेल है। क्या है? खेल। ये आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में अधिगम का स्थान निर्धारण जो है वो खेल है। ठीक, बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला भाई सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह चिपको आंदोलन से संबंधित है। पेड़ों के चारों ओर चिपक जाना पर्यावरण को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन से बहुत फेमस था। अगला देखिए, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में हुआ? तो ये हुआ 1972, 1972 में हुआ। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र सदैव किस अवस्था में रहता है? तो गतिशील अवस्था में रहता है पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदूषण से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? भाई तापीय। किससे? तापीय यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस जैसा तापीय से। अगला, ओजोन छिद्र के प्रभाव से किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ओजोन छिद्र के किस प्रभाव से? भाई ओजोन छिद्र के हमारे पैरा बैंगनी किरणों से, है ना। कौन सी किरणें आती भाई? पैरा बैंगनी किरणें, इन किरणों से, पैरा बैंगनी किरणों से। अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो लगभग 72% है फिलहाल। ठीक, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, याद रखेंगे नाइट्रोजन। अंग्रेजी में भी लिखना है ऐसे, हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन। अगला देखिए, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कौन से सन में हुई? तो सन 1986 में, 1986 में हुई। अगला देखिए यहाँ पर, अगला 8वां, पर्यावरण शिक्षा में तुलना कर सकने का संबंध प्राप्त उद्देश्य से है। किससे है भाई? तो यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ से है? यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण
अनुप्रयोग से है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अनुप्रयोग। जी हाँ, अनुप्रयोग से है। पर्यावरण शिक्षा में तुलना कर सकने का संबंध अनुप्रयोग प्राप्त उद्देश्य से है। पर्यटन या भ्रमण की योजना में किस पर ध्यान दिया जाता है? पर्यटन या भ्रमण में भाई तैयारी, सामग्री तथा मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। अगला 10वां नंबर देखिए, क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर की समस्या को जानकारी किस द्वारा प्राप्त होती है? योजना विधि द्वारा। किसके द्वारा? योजना विधि द्वारा। अगला यहाँ पर आ जाइए आप एक वाक्य में उत्तर पर। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसका है? ब्लॉश का। पर्यावरण में कितने घटकों को शामिल किया गया है? 3 घटकों को शामिल किया गया है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह कौन सी विधि जो पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोगी है? वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, है ना। इसमें सबसे, सॉरी माफ कीजिएगा, शैक्षिक पर्यटन विधि। कौन सी विधि है? शैक्षिक पर्यटन विधि। फिर से एक बार सवाल दोहराते हैं, कौन सी विधि है? तो भाई उसकी बात करते हैं कि पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह कौन सी विधि है? कौन सी विधि है जो पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तर पर उपयोगी है? पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तर पर उपयोगी है, तो वो है शैक्षिक पर्यटन विधि। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है स्वयं सीखना। क्या करते हैं? स्वयं करके सीखना। अगला, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों? पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाई समस्या निवारण विधि। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी है? समस्या निवारण विधि। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 1972 से। अंतर्राष्ट्रीय कानून शिक्षा, है ना। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? मानव कल्याण। पर्यावरण शिक्षण का जो मेन बिंदु है वो मानव कल्याण है। अब आते हैं अगली इकाई के ऊपर, तो चलिए आ जाइए अगली इकाई को देख लेते हैं। अगली इकाई यानी कि हमारी जो चौथी इकाई है उसके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इकाई भी होने वाली है। इस इकाई में बहुत सारे प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। खेल एक आनंददायक शारीरिक, ये इकाई की बात करते हैं। तो ये जो हमारी इकाई होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो इस इकाई में आप देख लीजिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज अभी तक मिले हैं वो सारे एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको ही पढ़कर हमें बहुत सारे अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका कोई अव्यय लक्ष्य नहीं होता है। खेल की यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये दी है रसेल ने। भ्रमण विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? भ्रमण विधि का प्रमुख गुण यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा और विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। तो ये दोनों है, यानी अब दोनों। अगला, प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है भाई सक्रियता का सिद्धांत, बिल्कुल। स्वतंत्रता और वास्तविकता, ये सभी, यानी सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला, प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान क्या है? प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान है पाठ की प्रस्तावना या प्रयोग का विवरण, दोनों। तो ये होगा और व दोनों। मूल्यांकन किस अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है? यह कथन किसने कहा था? मूल्यांकन जो है किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है, यह कथन जो है अल्फ्रेड एंड टाइटन, एल्फ्रेड एवं टाइडमैन का है। किसका है ये? अल्फ्रेड एवं टाइडमैन का। अगला, व्यापक सर्वे का क्षेत्र किसे माना जाता है? व्यापक सर्वे का क्षेत्र किसे माना जाता है? सरकार तथा कानून, सही है। जनसंख्या भी और शिक्षा भी, ये सब व्यापक शिक्षा ने उपरोक्त, सही। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण के माध्यम से दी जाने शिक्षा, बिल्कुल। पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, बिल्कुल। पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने शिक्षा, बिल्कुल, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा सहायक होती है किस चीज़ में? जी, पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो किस चीज़ में सहायक होती है? तो पर्यावरण शिक्षा सहायक होती है जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य। किसके मध्य? जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य। कौशल के कितने प्रकार हैं? कौशल के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं। अगला, विज्ञान पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुधा प्रयोग में लाते हैं। ज्ञान पाठ को रोचक बनाने के बहुधा प्रयोग में लाते हैं। क्या? चार्ट्स, प्रोजेक्टर, मॉडल, सब ला सकते हैं। सबसे अच्छा पढ़ाई होगा तो उपरोक्त तो सभी, छात्रों का मन लगेगा। अगला, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रदर्शन में बालकों की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, जिससे अर्जित ज्ञान कैसा होता है? तो ये अर्जित ज्ञान जो होगा स्थायी होगा और सुलभ होगा। सुलभ एवं स्थायी होता है। कैसा होता है? सुलभ एवं स्थायी, पहले भी बता चुके हैं बहुत बार। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान टिकट किट का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में विज्ञान किट बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई कठिन अवधारणा सरल तरीके से समझाई जा सकती है। कठिन टॉपिक, सवाल भी जो है छात्रों के मन में बहुत आसानी से डाली जा सकती है। अगला, विद्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम कौन सा है? विद्याओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम पुस्तक है। एक पुस्तक ही सबसे सही है। अगला देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, प्रदूषण से उच्च रक्तचाप होता है। कौन से? भाई ध्वनि प्रदूषण से। जी हाँ, साउंड पॉल्यूशन से। कहीं डीजे बजता रहे, बहुत जोर से आवाज हो, तो किसी को उच्च रक्तचाप से या फिर ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है। अगला, प्रकृति के हमारा संबंध समन्वय बनाए रखना। प्रकृति से हमारा संबंध समन्वय बनाए रखना है। अगला देखिए,
मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। यह कथन किसका है भाई? अल्फ्रेड एवं टाइडमैन का, हमने अभी पढ़ा था। भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना सन किस में की गई थी भाई? 1972 में। 1972 में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना की गई थी। अगला 5वां देखिए भाई, पर्यावरण जो है शिक्षा जैविक और अजैविक कारकों के मध्य सहायक होती है। कौन सी शिक्षा? पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण करेंगे तो जैविक अजैविक दोनों की मदद होगी। अगला, संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो भाई सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो सन 1990 में। सन 1990, जी हाँ, 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। अगला, राज्य प्रदूषण निवारण मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होना चाहिए भाई कुल 17। कितने प्रश्न? 17। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 17 जो होना चाहिए, क्या? सदस्यों की संख्या, प्रश्न नहीं, माफ कीजिएगा। राज्य प्रदूषण निवारण मंडल जो बनाता है, जो ग्रुप होता है प्रदूषण दूर करने का, पॉल्यूशन दूर करने का, उसमें जो सदस्य होने चाहिए वो कितने होना चाहिए? 17 सदस्य। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग भाई प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक यानी कि लाइट केमिकल रिएक्शन है। अगला देखिए, एक अवघटीय प्रदूषण है प्लास्टिक। इसका कभी घटनीय नहीं होता है, कभी मिटता नहीं है, अविघटीय पूरी तरह से। तो प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषण है। अगला देखिए, जल, प्रकाश, तापमान, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक घटक है। कितने घटक है भाई? अजैविक, जी हाँ, अजैविक घटक हैं। जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगले की बात करें तो भाई अगला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा? चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर अगला हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है यहाँ पर। चलिए तो इसकी बात भी कर लीजिए। मूल्यांकन की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है, उसकी बात यहाँ की जाएगी। चौथे इकाई के जो प्रश्न होंगे उनकी बात होगी। तो मूल्यांकन होता है भाई कैसे? तो मूल्यांकन होता है लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, तीनों से होता है। तो उपरोक्त सभी। अगला, पाठ्यपुस्तक का कार्य क्या होता है? पाठ्यपुस्तक का कार्य होता है कक्षा कार्य को आगे बढ़ाना, सही, गृह कार्य करना, ये भी, होमवर्क भी, और कक्षा में विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना, ये भी, यानी उपरोक्त सभी। अगला देखिए, तीसरा, वाहन से निकलने वाला धुआं आता है, कहाँ से आता है भाई? वायु प्रदूषण से ना। वाहन से निकलना धुआं किस में आएगा? वायु प्रदूषण। बहुत आसान है। अगला, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो प्राणी को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? यह वुडवर्थ ने दी है। पाठ्य योजना की पंचदीप प्रणाली है। पाठ्य योजना की जो पंचदीप प्रणाली है किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है। अगला, इकाई सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा है जो कि विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार अलग कर दी गई है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा सेमफोर्ड ने दी है। किसने दी है? सेमफोर्ड ने। अगला, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षक की प्रकृति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी योजना की अपूर्ण तैयारी। यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन है हमारे डेविस का। किसका कथन है? डेविस का, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में से खाली स्थान की बात कर दी जाए। यहाँ पर पर्यावरण पर मूलतः किसका अधिकार है भाई? मानव का अधिकार है। मूलतः तो मानव का, वैसे तो सबका अधिकार है पर मूलतः मानव का अधिकार है। अगला, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका जो योग है वो क्या कहलाता है? तो यो योग जो है पर्यावरण योग है। कौन सा योग है? पर्यावरण योग कहलाता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भाई इसका संबंध जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से है। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य से, ध्यान रखेंगे। अगला, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वस्तु को कहते हैं, हमारे यहाँ चौथे का सही उत्तर क्या होगा भाई? आजीविका कहते हैं उसे, आजीविका कहते हैं। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। इसी से तो उन्हें एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। मानव के वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मानव को किस चीज़ पर? श्वसन तंत्र पर। जी हाँ, सांस लेने पर। तो यहाँ पर सांस लेना यानी कि श्वसन तंत्र के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। अगला, प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भाई उसमें कुल 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26। अगला देखिए, पेड़ पौधों से जीव जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसे भाई? कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन के रूप में दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं जमीन में से, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं एक वाक्यों की तरफ, ये भी देख लेते हैं। पर्यावरणीय उपागम का अर्थ लिखिए। पर्यावरणीय उपागम का अर्थ होता है छात्र में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संबंध में उचित दृष्टिकोण का विकास। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभाव का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है डगलस एवं रोमन हॉलैंड ने। किसने दी है? डगलस एवं रोलैंड हॉलैंड ने, ध्यान रखिएगा। डगसल है, माफ कीजिएगा, डगसल एवं रोमन हॉलैंड, डगसल एवं रोमन हॉलैंड ने। अगला देखिए, पाठ्य योजना की पंचदीपीय प्रणाली किसने प्रस्तुत की? फ्रॉबेल ने। पंचदीपीय जो प्रणाली है पाठ्यक्रम की वो फ्रॉबेल ने दी है। अगला, भूमि पर्यावरण का
किस प्रकार कारक है? भूमि जो पर्यावरण का कारक है क्योंकि वही धारण किए हुए है। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर मूल स्रोत जो ऊर्जा का वो सौर ऊर्जा है। क्या है वो? सौर ऊर्जा। अगला, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समझना, ये ध्यान रखेंगे। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए कि वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना, दूसरों को समझ पाए, साइंटिफिकली सोच। बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। अगला इकाई जो हमारा होगा, पांचवा अंतिम होगा हमारा। अगला इकाई जो है जीवाणु होने वाला रोग है। भाई कौन सा इकाई है? पांचवी इकाई का होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु से होने वाला जो रोग है वो क्या है? द उपरोक्त सभी, यानी कि टाइफाइड, हैजा, निमोनिया सब जीवाणु से होता है, तो उपरोक्त सभी। अगला, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। खाद्य श्रृंखला में भाई क्या प्रथम है? खाद्य श्रृंखला में पौधे प्रथम है। पौधे को भी कौन खाता है? हिरन, हिरन को शेर, है ना। तो इस प्रकार से तो खाद्य श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट पौधे। अगला, परिस्थिति तंत्र में मनुष्य क्या है? परिस्थिति तंत्र में मनुष्य भोजन का उपभोक्ता है, भोजन का उपभोक्ता। भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है। भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है इसे भूक्षरण को रोकना। अगला, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये परिभाषा दी है हमारे वुड्सवर्थ ने। पर्यावरण में निम्नलिखित है, पर्यावरण में क्या निम्नलिखित है? भाई पर्यावरण में जो है वो सामाजिक पर्यावरण गलत, भौतिक पर्यावरण ये भी गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत, और ये उपरोक्त दोनों। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अगला देखिए सातवां, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग कौन सा है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण से जो प्रमुख रूप से सबसे रोग होगा वह अस्थि संबंधी रोग है, हड्डी से जुड़ा हुआ अस्थि संबंधी रोग। अगला, भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना कब की गई थी? भारत में पर्यावरण समिति की स्थापना सन 1972 1972 में की गई थी। अगला, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय परती भूमि का गठन जो है वो किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था हमारे सन 1985 में, ये भारतीय भूमि विकास बोर्ड की स्थापना के लिए। अगला, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई कब? राष्ट्रीय वन नीति जो बनाई गई वो कब बनाई गई, कैसे बनाई गई है? वो बनाई गई है किस पर भाई? पौधों की पत्तियां तथा उनका ढेर, ये ध्यान रखिए, पौधे की पत्तियां तथा उनका ढेर। अगला देखिए, यह जैविक प्रदूषण नहीं है, याद रखेंगे। पहला जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है, कब ईयर में बनाई गई है? माफ कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। राष्ट्रीय वन नीति जो बनाई गई है वो बनाई गई है किसमें? सन 1952 में, 1952 में। और निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक कौन नहीं है? ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कौन सा नहीं है? तो पौधों की पत्तियां तथा उनका ढेर, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जो है नहीं है। बात करेंगे चलिए हम अगले की। अगला यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों में, तो रिक्त स्थानों में आपको वही देखने मिलेगा यहाँ पर भी। सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया। किसने? एजी टांसले ने किया है। किसका प्रयोग किया भाई उन्होंने? सर्वप्रथम तांत्रिक शब्द का, परितंत्र शब्द का प्रयोग किया। परिस्थिति प्रणाली का सरलतम नाम क्या है? परिस्थिति की प्रणाली का सरलतम नाम प्रकृति है, इसे ही तो प्रकृति कहते हैं। अगला, पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से किसका प्रकोप बढ़ा है? भाई इसमें किस चीज का प्रकोप बढ़ा है? तो इसमें भूस्खलन का प्रकोप बढ़ा है, यानी हम नगरीकरण भी कह सकते हैं, नगरीकरण यानी कि सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन। अगला, जल के अति दोहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जल के अति दोहन के लिए नगरीकरण है ना, शहर जो है बहुत जिम्मेदार है। और पर्वतीय क्षेत्र वन विनाश से किसका प्रकोप बढ़ा है? तो भाई उसमें भूस्खलन का प्रकोप बढ़ा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हमारा नगरीकरण नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? भूस्खलन। जी हाँ, भूस्खलन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र में अगर पेड़ काटेंगे तो बार बार लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, जमीन खसक जाती है। जल के अति दोहन के लिए कौन उत्तरदायी है? नगरीकरण। नागरीकरण यानी शहर बनना, नहर के इसमें रहना, यानी कि नागरिकता, यानी कि ऐसा हो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नगरीकरण यानी शहर का अर्बनाइजेशन होना, जगह जगह शहर बसना, इंसानों का, नागरिकों का आके बसना, यही नगरीकरण है। अगला, भूमिगत जल का स्रोत है। भूमिगत जल का स्रोत क्या है भाई? तो ये है नलकूप। नलकूप जो होते हैं, हैंडपंप, वो क्या होते हैं? भूमिगत जल का स्रोत है। अगला, विश्व के छोटे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। विश्व के कई सारे, विश्व के कितने भाई? तो विश्व के 20 बोल सकते हैं, 20 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला, विश्व में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र वाले कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सबसे अधिक उत्पादक के जो क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई ये पाए जाते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको मिलेगा कौन से नंबर का है भाई? ये है 7वें नंबर का। तो 7वें नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? मैदानी भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी भाग में, यानी कि ग्राउंड में, मैदानी भाग में। अगला देखिए, अपवाहन की क्रिया का प्रमुख कारक क्या है? अपवाहन की प्रमुख प्रक्रिया का कारण है वर्षा। क्या कारण है? वर्षा, ठीक। अगला देख लीजिए यहाँ पर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि को क्या में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थों के नाम लिखिए। भाई रेडियोधर्मी के पदार्थों की बात करें तो रेडियोधर्मी पदार्थ में यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि। पाठ्यक्रम और क्रिया सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय से उपयोग करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है फ्रॉबेल ने। किसने दी है? फ्रॉबेल। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, बहुगुजा नहीं बहुगुणा है। अगला, वह कार्यविधि जो पूर्णतः लगन के साथ सामाजिक परिवेश में पूरी की जाती है, ऐसी कौन सी विधि है? तो ऐसी विधि है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि। अगला, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो है वो है रिकेट्स। रिकेट जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। अगला, पौधे के संकलन को क्या कहते हैं? पौधे के संकलन को भाई हम कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं इसे? हर्बेरियम। अगला, वह विधि जिसके अंतर्गत छात्र अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष देखकर स्थायी एवं सुदृढ़ बनाता है, वो कौन सी विधि है? वो विधि है भ्रमण विधि। याद रखें, कौन सी विधि? भ्रमण विधि। अगला, परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भाई? एजी टांसले ने। अभी हमने पढ़ा था एजी टांसले। अगला, ओजोन परत में छेद के लिए कौन उत्तरदायी है? ये क्लोरोफ्लोरो। कौन उत्तरदायी है भाई? ओजोन परत में छेद होने के लिए क्लोरोफ्लोरो जो गैस है एसी और फ्रिज रेफ्रिजरेटर से निकलती है वो, तो वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वही रिस्पॉन्सिबल है प्रदूषण के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया सारे महत्वपूर्ण इकाई। जी हाँ स्टूडेंट्स, सभी इकाइयों के सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको बता दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन्हीं में से पढ़कर जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट चाहिए तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके बहुत कम दाम में नोट खरीद सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट चेक करने पर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रत्येक विषय के, जिससे आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।